वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्सो अकेडमी में। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो स्पेशली रहने वाला है महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जो हमारी स्वराज्य सीरीज चल रही है उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज है आपका बायोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। दैट्स यू ऑल नो, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और अदर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो किसी किसी में यहाँ पर आरएनए भी प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी के लिए की रोल प्ले करता है। कैसे क्या क्या रोल प्ले करता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में, और साथ ही में रिप्रोडक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेरिडिटी में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो यही करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो पहले क्या होता था, जब गेहूं पीसते थे तो क्या होता, चक्की होती थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये टाइम को बचा रहा है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन सभी को ये जल्दी से जल्दी कराने का काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जिससे हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है, और ये पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो एंजाइम्स हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, तो आई होप सो आप सभी को इसका ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल है। वन बाय वन इसके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका आरएनए से, मतलब डीएनए से जो आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। दैट्स यू ऑल नो कि हमारे बॉडी में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। किसकी मदद से होती है? डीएनए की मदद से होती है। ठीक है, डीएनए से यहाँ पे प्रोटीन बनता है, वेरियस अमाइनो एसिड इसमें आके जुड़ते हैं। तो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड का ही तो सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है आरएनए जो बन रहा है डीएनए से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, रेप्लिकेशन कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे या ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो जल्दी से अगर आपको उसके ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेक्ट आंसर लिख लीजिए। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग इस पूरे प्रोसेस की बात करेंगे जिसमें डीएनए से आरएनए बनता हो, आरएनए से देन यहाँ पे आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये पूरा प्रोसेस रहता है सेंट्रल डोग्मा। क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, सेंट्रल डोग्मा, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है, यहाँ पे आरएनए बनाता है, स्पेसिफिकली एमआरएनए, और उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यही चीज मैंने बताई है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ऐसे दो प्रोसेस होते हैं जहां पर आपके डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से देन क्या बनता है, यहाँ पे आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दोनों ही मेन स्टेप्स है जीन एक्सप्रेशंस के लिए, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन जो होता है जीन डीएनए को यहाँ पर कॉपी करता है और ये कन्वर्ट कर देता है आरएनए में, स्पेसिफिकली किसमें, मैसेंजर आरएनए में। और ट्रांसलेशन जो होता है इसको डिकोड करने का काम करता है, एमआरएनए से स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का काम करता है। कि क्या प्रोसेस है? सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है, जबकि जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये भी आपको याद रखना है कि इनकी पोजीशन कहाँ है, कहां पर ये आपके प्रोसेस अकर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आपके न्यूक्लियस में होता है, मेनली यूकैरियोट्स में, और यहाँ पर आपके आरएनए की कॉपी बनने का ये प्रोसेस है। जबकि ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, राइबोसोम्स के, और ये आपके बिल्ड करता है प्रोटीन को एमआरएनए के इंस्ट्रक्शन के बाद। अगर हम इसका पूरा देखेंगे सेंट्रल डोग्मा का, तो डीएनए सबसे पहले रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, फिर प्रोटीन बनाता है। जबकि आरएनए जो होता है वो दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। तो फंक्शनल सेगमेंट जो होते हैं डीएनए के, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
जीन्स कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं या फिर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल सेगमेंट पूछा गया है डीएनए के, तो डीएनए है इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था। उन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। हमने आपको टेस्ट करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का उसको हम लोग कहते हैं जीन्स। यस, ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग फंक्शनल सेगमेंट की बात करेंगे डीएनए की तो उसको हम लोग जीन्स कहते हैं। जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये फंक्शनल यूनिट है, बोल सकते हैं बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। ठीक है, जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इंस्ट्रक्शन देता है आपके एमआरएनए को जिससे आपके प्रोटीन बिल्ड होता है, और साथ ही में इसके ट्रेड्स को ये डिटरमाइन करने का काम करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और साथ ही में जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो जीन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेरियस प्लेस पर इसका रोल प्ले होता है, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो जीन्स क्या कर रहा है, यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कोड्स देता है अलग अलग, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा AAG, UUG, इस तरीके के बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो उनको ये प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मेनली ये आपके टिश्यूज के, एंजाइम्स के और बहुत सारे वाइटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कोड्स होते हैं। हेरिडिटी की बात करेंगे तो जीन्स मतलब डीएनए में है, और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, ट्रेड्स को पास आउट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमारे जो जैसे कि मेरी नोज है वो मेरे फादर से मिलती है, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया, ये इन ट्रेड्स की वजह से, इन कोड्स की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन्स बोल रहे हैं, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा सेलुलर रेगुलेशन करने का काम करता है। जीन्स जो होते हैं सेलुलर फंक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ओवरऑल डेवलपमेंट करने का काम क्या कर रहा है, जीन कर रहा है। अगर हम लोग जीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका प्रमोशनल रीजन होता है, ये आपका कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन की बात करेंगे तो यही आपका जीन है। ये अलग अलग जो इसके सेगमेंट्स हैं उनको जीन से कह रहे हैं। तो इसमें इंट्रॉन, एक्सॉन्स, ये सारे आप लोगों ने देखे होंगे, ये आपके क्या है, जीन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीएनए ऑफ ह्यूमंस एडेनिन पेयर्स विद, जैसे कि आपको पता है डीएनए और आरएनए में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैंड का ही फंक्शन वो नहीं होता। बेसिकली अगर हम लोग डीएनए की भी बात करेंगे तो 3 चीज से मिलकर बनाया गया आपका डीएनए। किस किस चीज से मिलकर बनाया है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट और शुगर। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, ये 3 चीज से मिलकर बना है जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आरएनए की बात करेंगे तो ये भी बेसिकली इन तीनों चीजों से ही मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो होते हैं वो आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन की बात करेंगे तो इसमें आ जाते हैं AG, ठीक है, और पिरिमिडिन की बात करेंगे तो TCU। ये 2 रहते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। आरएनए में जो होता है वो एडेनिन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके साथ पेयर किस चीज का होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन है आपके सामने यूरेसिल, ग्वानिन, थायमिन, या इसमें से एक से ज्यादा उसमें ऑप्शन करेक्ट है। सो विच वन इज करेक्ट। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। आरएनए की अगर हम लोग बात करेंगे दैट इज जो एडेनिन होता है वो आपका पेयर होता है यूरेसिल के साथ विद द डबल बॉन्ड। ठीक है, सॉरी यूरेसिल। अगर डीएनए में बात करेंगे तो ए आपका टी के साथ होता है। चलिए ए किसके साथ होता है, टी के साथ, थायमिन के साथ। तो थायमिन के प्लेस पे यूरेसिल आके जुड़ जाता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मेन हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स पर। 2 कैटेगरी होती है, पायरिमिडिन एंड प्यूरिन। तो प्यूरिन मतलब प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, AG, तो एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन की बात करेंगे तो CTU, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, एडेनिन के साथ की पेयरिंग करता है, और जो थायमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है जो आपके एडेनिन के साथ पेयर करता है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल यहाँ पे आरएनए में प्रेजेंट होता है।
डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कौन सा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस गवर्न करता है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया जाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, जो भी कमेंट करेगा यहाँ पर, मतलब जिसको भी करेक्ट आंसर पता है जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। क्या है इस प्रिंसिपल का मतलब? जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ठीक है, क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ये सभी को पता है। इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहता है वो कौन सा रहता है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी, यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए स्ट्रैंड्स को यहाँ पे रीड करता है और उसी के जैसा कॉम्प्लीमेंट्री, उसी के जैसा मतलब उसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री सेम यहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है कि जो डीएनए है वो उसको रीड करता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऐसा है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, डीएनए को ये रीड करने का काम करता है और रीड करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, ये इंश्योर करता है कि जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ पेयर बना है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना है। तो हमने बताया, अभी मैंने बताया था, ए जो होता है वो किसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है? यू के साथ आरएनए में, और यहाँ पर सी आपका जी के साथ बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये तो डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन रहता है, लेकिन अगर डीएनए की बात करेंगे तो ए जो होता है वो टी के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, किस में बनाता है? डीएनए में। और आरएनए की बात करेंगे तो यूरेसिल के साथ। तो हमारा जब प्रोसेस होता है तो डीएनए से क्या बन रहा है? यहाँ पर आरएनए बन रहा है। तो ये ही जो आपका प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ पेयर बनाए, थायमिन से हटकर यूरेसिल यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, थायमिन की जगह, और साइटोसिन पेयर बनाए ग्वानिन के साथ, ये तो कॉमन ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन आपका पहला स्टेप होता है जिस जीन एक्सप्रेशन का, यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है, यूरेसिल की जगह थायमिन आता है यहाँ पे अटैच, सॉरी थायमिन की जगह यूरेसिल आता है यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है और मेनली ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सभी में आपका की रोल प्ले करता है। सेंट्रल डॉगमा मैंने बताया एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को यहाँ पे बताता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से ही फॉलो होता है, आरएनए जो होता है प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, उसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आपका म्यूटेशन को कैरी आउट करता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसीज भी हो सकती है। तो ट्रांसक्रिप्शन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। द टर्म जेनेटिक वॉज कॉन्ड बाई जेडी वॉटसन एंड 1906, तो जेनेटिक जो टर्म है वो जेडी वॉटसन ने दी थी, क्या ये बात सच है? In human beings, there are 46 chromosomes. Of this, 40 to 21 pairs are autosomes and 2 pairs are sex chromosomes. सी ऑप्शन है आपका। मेंडल जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो उन्होंने जीन के बारे में बताया था, जीन एनालिसिस को देखा था 1886 में। डी ऑप्शन है आपके पास, डीएनए मॉलिक्यूल्स मेड अप टू टू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है? तो कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर एकदम करेक्टली लिखा हुआ है? सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी। यस, मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना है, जो कि आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। डीएनए, बिल्कुल सही बात है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह लगता है, लैडर की तरह ये लगता है, स्पाइरल नेचर का। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। नहीं ये वाली बात सही है, नहीं ये वाली बात सही है, नहीं ये वाली बात सही है, बस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? अब 1 बाय 1 देखते हैं हम। सबसे पहला लिखा था वॉटसन ने दिया है जेनेटिक, बट ऐसा नहीं है। किसने दिया है? टर्म विलियम बैटसन ने, याद रखना। तो जेनेटिक टर्म जो है वो विलियम बैटसन ने दिया है 1905 में। तो ह्यूमन बींग्स में हर एक सेल जो होता है
46 का बना होता है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो मेल और फीमेल दोनों में ही अलग होता है। मेल की बात करेंगे तो XY होता है और मेल में और फीमेल की बात करेंगे तो XX क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया फीमेल में 2 कॉपीज होती है X की, जबकि मेल में एक X होता है, एक Y क्रोमोसोम्स होता है, ये मैंने बता दिया। मेंडल जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने विजुलाइज किया था जीन इनहेरिटेंस 1885 में। जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है वो लॉन्ग पेयर था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए एक्सेप्ट। तो डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए में? एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए कंटेन द सुगर राइबोस, आरएनए यूटिलाइज न्यूक्लियोटाइड इन स्ट्रक्चर, आरएनए सब्स्टिट्यूट थायमिन फ्रॉम यूरेसिल। देखो इसमें तो बिल्कुल इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए के बाद शुगर राइबोस होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। थायमिन यूरेसिल में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। बस ये कन्वर्ट नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड को ये कन्वर्ट नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता। सी इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग आरएनए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटीज की बात करेंगे डीएनए और आरएनए की। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, कंपोज करता है, बिल्कुल सही बात है। ये यूटिलाइज नहीं करता, कंपोज करता है, यूटिलाइज नहीं करता। शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है, 4 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों में, जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें ये डीएनए का असिस्टेंट होता है। डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है, इसमें राइबो शुगर होती है। ATCG बेस पेयर्स होते हैं, इसमें AUCG होते हैं। डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। डीआरएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए आपका प्रोटीन का कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉलिक्यूल कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स। कौन सा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड कैरी कर मतलब अमाइनो एसिड को कैरी करता है राइबोसोम्स तक? ऑप्शन है आरआरएनए, टीआरएनए, डीआरएनए या एमआरएनए। यस, कौन सा है जो यहाँ पर अमाइनो एसिड को कैरी करता है और ले जाता है राइबोसोम्स की तरफ, राइबोसोम्स तक ले जाने का काम करता है? आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफरेज आरएनए, डीएनए या मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, टीआरएनए, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड को कैरी करता है और ले जाता है राइबोसोम्स का, वो उसका काम होता है टीआरएनए, क्योंकि इसका नाम ही ट्रांसफरेज है, तो यही तो ट्रांसफर करने का काम करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज टीआरएनए। यस, तो मॉलिक्यूल जो कैरी करता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक और प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, वो है ट्रांसफरेज आरएनए, जो कि आपका एडेप्टर की तरह काम करता है और करेक्ट अमाइनो एसिड को मैच करके ले जाता है मैसेंजर आरएनए तक, ठीक है, उसको कोड करने का काम करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। ये है पूरी आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस। कैसे होती है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? एमआरएनए बना, और एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए यहाँ पे जाता है और साइटोप्लाज्म की तरफ चला जाता है। जो फ्री अमाइनो एसिड्स है वो ऑलरेडी घूम रहे होते हैं आसपास, तो उनको लेकर आता है ट्रांसफरेज एमआरएनए, ठीक है। तो ट्रांसफरेज आरएनए, तो ट्रांसफरेज आरएनए लेकर आता है 1 बाय 1 अमाइनो एसिड्स को, कहां पर? राइबोसोम्स की तरफ, और राइबोसोम्स से आपका ट्रांसफरेज एमआरएनए ले जाता है जहां पर एमआरएनए प्रेजेंट होता है। एमआरएनए के पास होते हैं कोड्स प्रेजेंट होते हैं, AUCS तरीके से यहाँ पे कोड्स प्रेजेंट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द करेक्ट मैच यहाँ पर कोडिंग होती है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर हो पाती है, यही है, ठीक है। चलिए, पूरी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ टीआरएनए। इसमें से कौन सा है जो टीआरएनए के लिए ट्रू है? इट फंक्शन इन कैरिंग मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी, ठीक है। तो टीआरएनए के लिए जो ट्रू है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, और इसमें न्यूक्लियोटाइड का ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ना ही ये शॉर्ट लिव्ड है, ना ही मैसेंजर आरएनए को ये कैरी करता है, और ना ही ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए नेसेसरी है। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो प्रोटीन को यहाँ पे कैरी करने का काम करता है सेल के डीएनए से राइबोसोम्स तक, ये एक मशीन की तरह वर्क करता है।
टीआरएनए कैरी करता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर जाता है, इसका मेन काम यही होता है। एमआरएनए शॉर्ट होता है और अनस्टेबल होता है, लेकिन टीआरएनए जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होता है। शॉर्ट लिव्ड एमआरएनए इसलिए होता है क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, चलिए टीआरएनए जो होता है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए, जैसे एमआरएनए है। ठीक है, स्ट्रैंड जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर में होता है क्योंकि इसके बेस पेयर्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बीच में जाके फंसते हैं। ये जो होता है डबल स्ट्रैंडेड रीजन में रहता है और फोल्डिंग में रहता है एल शेप की तरह। ट्रांसफर आरएनए एसेंशियल है बहुत ज्यादा जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान टीआरएनए जो है आपका अमाइनो एसिड को कोड करता है और राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डीएनए ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट्स बाय, तो जो भी डीएनए है आपके, जितने डीएनए जो है आपके ऑल ऑर्गेनिज्म के, वो किसके थ्रू रेप्लिकेट होते हैं? डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, रिवर्स रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन या कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेशन करने का काम करता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो किस रेप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आरएनए डीएनए रेप्लिकेशंस का, वो है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। इसका मतलब हर एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपना न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कंप्लीट ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक नया स्ट्रैंड। मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ठीक से बना देते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर हम लोग बात करेंगे ये आपका डीएनए है, ठीक है, इसका हमने रेप्लिकेशन कराया और रेप्लिकेशन इस तरीके से कराया कि इसका एक तो यहाँ पर पुराना वाला ही रहेगा और एक जो होता है वो यहाँ पे आपका नया वाला आकर जुड़ जाता है। इसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहते हैं कि एक तो आपका स्ट्रैंड पुराना ही रहेगा और एक स्ट्रैंड यहाँ पर आपका न्यू जनरेट होता है, यही आपका सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहलाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन की, वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ही होता है। मतलब हर एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक नया स्ट्रैंड का जनरेशन होता है ऑर्गेनिज्म में। मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड यहाँ पे कैरी करता है और एक यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड कैरी करता है, जो एक दूसरे के रैप में रहते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेस है जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, जिसके रिजल्ट में डबल हेलिकल यहाँ पे कंपोज करता है एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड। आप देख सकते हो कंजर्वेटिव में क्या होता है, टोटली यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, या तो बिल्कुल सेम रहेगा या बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव में होता है एक ओल्ड और एक न्यू। और डिस्पर्सिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आधा पुराना जैसा लगेगा, आधा यहाँ पर नया। तो ये आपके अलग अलग तरीके के रेप्लिकेशन है, 3 मॉडल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 2 साइड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर एट देयर बेसिस बाय, तो दोनों जो साइड्स होती हैं आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स की, वो किस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर आपकी जुड़ी रहती है? कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो वाटसन एंड क्रिक का आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडल, उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने हाइट बताई, डायमीटर बताया, एक रेप्लिकेशन का कितना यहाँ पर, मतलब एक जो यहाँ पर कर्व होता है उसका कितना डायमीटर है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स की 2 साइड्स होती हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है? यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए जो होता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है अगर डीएनए की बात करेंगे तो टी के साथ, और सी जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है जी के साथ। इसके बैकबोन में यहाँ पर फॉस्फेट शुगर और यहाँ पर फॉस्फेट और शुगर कंपाउंड जुड़े हुए रहते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। कलेक्टिवली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो इजीली रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत इजीली तरीके से यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाता है इन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जो फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A single strand of mRNA attached to complex of ribosome is called, तो जो सिंगल स्ट्रैंड होता है mRNA का वो कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, पॉलीमर, पॉलीसोम या पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो mRNA का सिंगल स्ट्रैंड है वो आपका किसी कॉम्प्लेक्स राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यस, पॉलीसोम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो जो ग्रुप होता है राइबोसोम्स का वो सिंगल एमआरएनए के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम लोग पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम के नाम से जानते हैं, जिसमें मल्टीपल कॉपीज होती हैं सेम प्रोटीन्स की, वो सिंथेसाइज होती हैं साइमल्टेनियसली और एक एमआरएनए स्ट्रैंड के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स राइबोसोम के स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, लाइक बीट और अ स्टिक। इसका काम क्या होता है, मल्टीपल राइबोसोम्स क्या करता है, सेम एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है और यहाँ पर प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। ये बीट्स की तरह लगते हैं एकदम, और ये मेनली प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरीके के आरएनए का होता है। मिले 3 तरीके के आरएनए आपने पढ़े हैं। आरएनए कितने तरीके पढ़े हैं, 3 तरीके के। एक पढ़ा है आपने टीआरएनए, एक पढ़ा है आपने एमआरएनए, एक पढ़ा है आपने आरएनए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि एचएनआरएनए होता है, इसके अलावा एसआरएनए होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली आपके ये 3 ही रहते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए। ठीक है, तो जो क्लोवर लीफ रहते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए, एचआरएनए। ठीक है, हेटेरोजीनस आरएनए इसको बोलते हैं, हेटेरोजीनस एचआरएनए। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सो टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टीआरएनए का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। टीआरएनए डिस्टिंक्टिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसमें आपके हैपरिन लूप होते हैं, 2 डायमेंशन होती है, बिल्कुल एकदम 3D क्लोवर लीफ की तरह ये स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़ी हुई रहती है। एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई टीआरएनए जो होता है वो आपको एल शेप में देखने को मिलता है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और साथ ही में ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन बनाने का भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ का, जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसमें वेरियस आपको देखने को मिलेंगे, एंटीकोडन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, अलग अलग तरीके के आर्म प्रेजेंट है। ये आपका क्लोवर स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, जो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे राइबोसोम्स से ट्रांसफर करने का काम कर रहा है अमाइनो एसिड्स को। यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पर आपका राइबोसोम्स आते हैं और अमाइनो एसिड्स आते हैं और राइबोसोम्स को ये डिटेक्ट करने के बाद वहां पर राइबोसोम्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोडोन इज प्रेजेंट इन, तो एंटीकोडोन कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में, टीआरएनए में, आरएनए में या एमआरएनए में। एंटीकोडोन कहाँ प्रेजेंट होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज टीआरएनए। यस, एंटीकोडोन अभी हम लोगों ने देखा इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडोन प्रेजेंट है, कोडोन रिकॉग्निशन साइट है यहाँ पर। तो ये आपका एंटीकोडोन कहाँ पे प्रेजेंट है, टीआरएनए में। बिल्कुल, अभी किसी ने ध्यान दिया होगा तो ये जरूर देख लिया होगा। सो एंटीकोडोन कहाँ पे प्रेजेंट है, टीआरएनए में। तो एंटीकोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन दे रहा है, एक तरीके से कोड दे रहा है, ए यू जी इस तरीके से कोड दे रहा है, जिससे क्या होगा, एमआरएनए के स्पेसिफिक साइट पे जाके वो जुड़ जाएगा। जनरली टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके एक या एक से ज्यादा अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये पेयर होते हैं कोडोन के साथ, और ये मेनली आपके वोवल बेस पेयर्स की वजह से होते हैं। आप देखोगे एंटीकोडोन यू 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 टीआरएनए में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये आपके कोडोन है, यहीं पे जाकर टीआरएनए ट्रांसफर करता है और स्पेसिफिकली जिसमें मैच कर रहा है वहीं पे जाके इसको जोड़ने का काम करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में काम करेगा। तो एंटीकोडोन आखिर में है क्या, सीक्वेंस है 3 एडिशन न्यूक्लियोटाइड की जो टीआरएनए में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन बनाने का काम कर रहा है। कोडोन का ही काम होता है या फिर कोड्स का ही काम होता है यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करना या फिर उसको बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो बहुत सारे जो मतलब जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है पेंटोज शुगर के, C1, C2, C4 या C5। तो न्यूक्लियोटाइड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ रहता है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है पेंटोज शुगर के। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज C5। यस, दी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मोस्टली जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे 5th कार्बन पर अटैच रहता है पेंटोज शुगर की, और यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाने का काम करता है, और अलोंग विथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आपके शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़े हुए रहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है 5th कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ रहता है, और साथ ही में 3rd कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को लिंक करने का काम करते हैं और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपके सेल साइकिल के किस फेज में होता है? ऑप्शन है G1 फेज, S फेज, G2 फेज या M फेज। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आपने अगर सेल साइकिल पढ़ी होगी तो वहां पर जरूर देखा होगा अलग अलग तरीके के यहाँ पे फेज होते हैं। तो एक फेज होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो वो होता है आपके दैट इज एस फेज में, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल साइकिल की बात करेंगे तो अलग अलग फेज होते हैं, G1 फेज, M फेज, तो अलग अलग देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एस फेज की, तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत सारे जीन, ये की प्रोटीन की तरह वर्क करता है। G2 फेज की बात करेंगे तो डीएनए सिंथेसिस के बाद G2 जो होता है प्रिपरेटिव फेज में जाता है बिफोर माइटोसिस, माइटोसिस से पहले, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं G2 में, जैसे कि CDK1 हो गया, साइक्लिन्स में मिल रही है, आपका प्रिपरेटिव फेज है। एम की बात करेंगे, एम फेज की, तो ये आपकी माइटोसिस फेज है, जहां पर आपके माइटोसिस होती है 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे G0 फेज में, ठीक है। G1 फेज से आपका जो डिफरेंशियल सेल है वो G0 फेज में आता है, ठीक है, जहां पर आपकी ये साइकिल है वो जाती है, मतलब G1 फेज में। G1 फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, और जो जितना भी सेल्स हैं वो यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए, और फिर दोबारा से अगर सेल में सिंथेसिस, यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन होने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए कौन सा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है डीएनए सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए? कौन सी ग्रुप की जरूरत होती है? आरएनए प्राइमर की, डीएनए प्राइमर की, एटीपी की या हेलिकेज एंजाइम की? किसकी जरूरत होती है डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए सिंथेसिस को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए? सो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज आरएनए प्राइमर, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए पॉलीमरेज को जहां पर जरूरत होती है आरएनए प्राइमर की, याद रखना। तो आरएनए प्राइमर लिविंग सेल्स में स्पेसिफिकली जरूरत होती है ताकि डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पर इनिशिएट हो सके, स्टार्ट हो सके। प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज अपने आप ही यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करता, उसके लिए कुछ न किसी चीज की जरूरत होती है, दैट इज आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड की तरह वर्क करता है और अलग यहाँ पर स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जिसमें आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी प्रेजेंट होती है। डीएनटीपी यहाँ पर होते हैं, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है, ताकि न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो सके और साथ ही में एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरत होती है जब भी हम लोग कभी भी डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which enzymes joins Okazaki fragments during DNA replication? तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर ज्वाइन होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के दौरान जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है? तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज या आरएनए प्राइमेज, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब आपका रेप्लिकेशन के दौरान थोड़ा सा स्ट्रैंड टूट जाता है, उसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो उस फ्रेगमेंट को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। उसको जोड़ते किसके थ्रू है? सो करेक्ट ऑप्शन है लाइगेज। यस, लाइगेज एंजाइम आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये आपका जोड़ने का काम करता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करता है और डीएनए को यहाँ पर कंटिन्यू करने का काम करता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान तो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है, एक शॉर्ट पीस यहाँ पे बन जाता है, उसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट करते हैं। आरएनए प्राइमर्स की बात करेंगे तो हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो आरएनए प्राइमर से ही स्टार्ट होता है, जो बाद में रिमूव हो जाता है, ठीक है। गैप फिलिंग जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो गैप को छोड़ देते हैं, ठीक है। और लाइगेशन की बात करेंगे तो ये सील करने का काम करता है, इसको सील कर देता है। तो डीएनए के दौरान यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत, डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है। लाइगेज का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डीएनए लाइगेज हो जाता है, मतलब जो आपका फ्रेगमेंट्स है वो अलग अलग हो गए, तो उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? डीएनए लाइगेज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर प्राइमरली यूज्ड इन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे यूज होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, डीएनए कटिंग एट स्पेसिफिक सीक्वेंस में, आरएनए स्प्लिसिंग में या लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राइमरली कहाँ यूज होता है? करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डीएनए कटिंग करने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वहां पर हम लोग अलग अलग बल्क में किसी भी चीज को बनाने के लिए हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है जैसे कि इंसुलिन हम लोग बनाते हैं, सबसे पहला ही था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसमें हमने इंसुलिन को बनाया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डीएनए को क्या करते हैं? स्पेसिफिक साइट से यहाँ पर
कट करते हैं और अदर यहाँ पर जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं उसको ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो लाइगेज एंजाइम के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम उसको कट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राइमरली जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने अभी आपको बताया था उसकी तरह ये उसमें वर्क करता है। मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वर्क करता है, कट करने का काम करता है सीक्वेंस को। ठीक है, बहुत सारी जगह यहाँ पे काम होता है। साइंटिस्ट को आइसोलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय। अब बात कर रहे हैं हम लोग एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स वर्क कैसे करता है ये पूछा गया ऑप्शन क्वेश्चन में कि एंजाइम किस तरीके से, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है। इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, डिक्रीज करता है, चेंज कर देता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। जब भी एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा लो होगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंजाइम्स अपने केमिकल रिएक्शन को जब भी बढ़ाता है तो ये डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक तरीके से एंजाइम किस तरह वर्क करता है, बायो कैटलिस्ट की तरह हमारी बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। जो रिएक्शन यहाँ पर 10 दिन 15 दिन में हो रही होगी वो यहाँ पर कुछ ही घंटों में होने का काम करेगी, कुछ ही सेकंड्स में होने का काम करेगी। वो ही आपका एंजाइम कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मिलनी ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, जो रिएक्टेंट के लिए नीड होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये आपकी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है, एक्टिव साइट पर जाकर वर्क करता है। मतलब कोई भी यहाँ पर एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये कर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे ही वर्क करता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। अगर हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी विद टाइम, विदाउट एनर्जी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन बी2। तो इसमें से कौन सा है जो विटामिन बी2 का कोएंजाइम है। एनएडी, एफएडी, कोएंजाइम ए, बायोटिन। हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में विटामिन पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में। विटामिन में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको। अलग अलग तरीके के विटामिन होते हैं, दो तरीके के होते हैं, बेली फैट और वाटर। फैट को याद रखना, कीड़ा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और वाटर होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे विटामिन होते हैं। इन सभी के अलग अलग केमिकल नेम है। विटामिन ए की बात करेंगे तो हमारा क्या है यहाँ पर, जल्दी से बताओ, रेटिनॉल। ठीक है, तो ए है यहाँ पर आपका रेटिनॉल, डी है यहाँ पर आपका कोलेस्टेरॉल। ठीक है, अलग अलग तरीके के यहाँ पर कैल्सिट्रायोल वगैरह अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। बी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनके अलग अलग तरीके के नेम होते हैं। यस, बी जो होते हैं अलग अलग तरीके के नेम होते हैं, थायामीन, राइबोफ्लेविन, इस तरीके से। तो बी2 जो है उसका जो कोएंजाइम है वो क्या है यहाँ पर, एफएडी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन बी1 थायामीन, तो थायामीन पायरोफॉस्फेट रहता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन जिसमें आपका एफएमएन, एफएडी रहता है, यही है। विटामिन बी3 नियासिन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें एनएडी होता है। बी5 पैनोथेनिक एसिड जिसमें कोएंजाइम ए होता है। बी6 पायरोक्सिल फॉस्फेट रहता है। 7 बायोटिन रहता है। ठीक है, जिसमें बायोटिन लाइसिस कॉम्प्लेक्स रहता है। इस तरीके की ये अलग अलग कोएंजाइम फॉर्म्स है जो विटामिन में प्रेजेंट होती है। ये आपके लिए काफी इसेंशियल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माइकलिस कांस्टेंट। तो माइकलिस कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, या इनहिबिशन कांस्टेंट। यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो माइकलिस कांस्टेंट जो होता है यहाँ पर Km वो डिफाइन करता है यहाँ पर आपके बी, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पर। तो माइकलिस कांस्टेंट Km एक सबस्ट्रेट है, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहाँ पे एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन करता है और रीच करता है मैक्सिमम वेलोसिटी को, और ये क्वांटिफाई करता है एंजाइम की एफिनिटी को, लो कर देता है। Km लोअर इंडिकेट क्या करता है, यहाँ पर हाई एफिनिटी है, मतलब कि Km अगर लो है तो ये बताएगा कि हाई एफिनिटी है, और अगर हाई है तो ये यहाँ पर लो, मतलब अगर ये Km हाई है तो मतलब लो एफिनिटी बताएगा। ये तरीके का होता है। ठीक है, तो यही माइकलिस कांस्टेंट जो होता है ये बताता है रिएक्शंस के टाइम तक हाफ वेलोसिटी यहाँ पर डिफाइन करता है, और Km अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपकी लो एफिनिटी होगी। बेसिकली Km जो होता है एफिनिटी को डिफाइन करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फीडबैक इनहिबिशन किसका एग्जांपल है यहाँ पर हमें देखना है। सो ऑप्शन है आपके सामने, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन या इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। यस,
तो अगर हम लोग फीडबैक रेगुलेशन इनिबिशन की बात करेंगे, इनिबिशन मतलब कि जैसे कि सभी को प्रोसेस पता है, जस्ट अ मिनट, सभी को प्रोसेस पता है क्या होता है, ये एंजाइम होता है, एंजाइम के पास प्रेजेंट होती है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट पर जाकर ही सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड करता है और यहाँ पर देता है प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं है, हमें प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनिबिटर्स को यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक्टिव साइट पर, जैसे सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं हो पाता और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसी को हम लोग इनिबिशन बोलते हैं। अलग अलग तरीके के इनिबिटर्स होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव, ये 3 तरीके के इनिबिटर्स होते हैं। अब हम लोग फीडबैक इनिबिशन की बात करेंगे तो ये एक इस तरीके का इनिबिशन होता है जिसमें इसी का प्रोडक्ट यहाँ पर इसी के एंजाइम को इनिबिट करने का काम करता है, यही होता है फीडबैक इनिबिशन। अगर हम लोग देखेंगे तो फीडबैक इनिबिशन एक सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म है जहां पर एंड प्रोडक्ट जो होता है मेटाबॉलिक पाथवे का, वही इनिबिट कर रहा होता है इसके स्टार्टिंग मटीरियल को या फिर इसके एंजाइम को यहाँ पे इनिबिट करने का काम करता है। ये इनिबिशन जो होता है जब एंड प्रोडक्ट बाइंड करता है दूसरे जो दोबारा से जो प्रोसेस हो रही होती है उसके यहाँ पर प्रोसेस में एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करता है, उसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये एंजाइम है, यहाँ पर जाकर एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड नहीं कर रहा है, अदर देन एक्टिव साइट जाकर बाइंड कर रहा है, दैट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो बाइंडिंग करना एलोस्टेरिक साइट पर, इसमें क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है एंजाइम्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। आप देखेंगे तो फीडबैक इनिबिशन कब होता है, बायोकेमिकल पाथवे में होता है, जब इसी का एंड प्रोडक्ट यहाँ पर ब्लॉक करता है एंजाइम की रिएक्शन को। ये आपका कब होता है, जब प्रोडक्ट में एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट बन रहा होता है उस कंडीशन में। तो बिगिनिंग हो रही है मेटाबॉलिक पाथवे की, एंजाइम 1 एंजाइम 2 एंजाइम 3, इसमें इंटरमीडिएट एंजाइम्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट ही यहाँ पर एंजाइम 1 को इनिबिट करने का काम करेगा, दिस इज द फीडबैक इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप आर नोन एज, तो एंजाइम जो कैटलाइज कर रहा है ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेज, फॉस्फेटेज, आइसोमरेज या लाइगेज। अगर हम लोग देखेंगे IUB के अकॉर्डिंग 7 क्लास में यहाँ पर एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। तो एंजाइम्स जो होते हैं अगर जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो फॉस्फेटेजेस नहीं बोलेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज काइनेजेस, यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर में हमेशा क्या आता है, काइनेज आ जाता है, इसको आपको याद रखना है। अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ट्रांसफरेज की बात करेंगे ट्रांसफर होता है फंक्शनल ग्रुप का, हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, लाइसिस में आती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का एलिमिनेशन होता है, आइसोमरेज में आइसोमराइजेशन होता है, लाइगेज में यहाँ पर आपका एटीपी हाइड्रोलिसिस का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आइसो एंजाइम, आइसो एंजाइम क्या है, डिफरेंट एंजाइम है जो डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में सेम एंजाइम की जो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम्स को या फिर कोफैक्टर के बिना एंजाइम्स होते हैं। आइसो एंजाइम की बात करेंगे, आइसोमर सभी ने सुने होंगे कि जिसका सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग आइसो एंजाइम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म होती है सेम एंजाइम की जो सेम रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं, यस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइसो एंजाइम या आइसोजाइम बोल सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म होती हैं सेम एंजाइम की जो सेम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम लेती है, लेकिन इनके जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग आइसो एंजाइम्स बोलते हैं, जैसे कि एलो एंजाइम, आइसोजाइम, आइसोजाइम सी, आइसोजाइम डी, ये सारे आपके आइसोजाइम की फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट, Which of the following is an example of an holo enzyme? Holo enzyme का यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, मेटल आयन एलोन, प्रोटीन विद कोफैक्टर या सबस्ट्रेट एलोन। अगर हम लोग यहाँ पर पार्ट देखेंगे एंजाइम्स के तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और अगर होलो एंजाइम की बात करेंगे विच इज एन एक्टिव, ठीक है, होलो एंजाइम की वजह से यहाँ पे एक्टिविटी शो होती है आपके यहाँ पर आपके एंजाइम्स की, तो ये आपका एग्जांपल है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर का, यस करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पार्ट्स की तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। तो जो आपके नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है कोफैक्टर, जो प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है प्रोटीन पार्ट है, लेकिन अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये इनएक्टिव रहता है, ठीक है, इसका खुद का कोई काम नहीं है। जैसे ये कोफैक्टर के साथ जाकर जुड़ता है और आपका ये होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, होलो एंजाइम इज द एक्टिव फॉर्म जहां से आपका एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो होलो एंजाइम इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोफैक्टर, यहाँ पर होता है
आपका को एंजाइम यहाँ पर होता है। अगर को फैक्टर की बात करेंगे तो सिंपल मेटल आयंस होते हैं। को एंजाइम्स आप लोगों ने समझे हैं, विटामिन में हम लोगों ने काफी सारे को एंजाइम्स पढ़े हैं। और अगर को फैक्टर को एंजाइम बॉन्ड हो जाते हैं, एकदम टाइटली बाउंड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्नओवर नंबर के कैट ऑफ एन एंजाइम इज, टर्नओवर नंबर क्या है, नंबर ऑफ अ सबस्टेंस मॉलिक्यूल कन्वर्टेड पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर यूनिट, द सबस्टेंस कंसंट्रेशन एंड हाफ Vmax, द इनहिबिशन कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं टर्नओवर नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी सभी को पता है एंजाइम यहाँ पर आपका रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, और यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहाँ पर आपका E और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो आपकी कैटलिस्ट लगती है, यहाँ पे K1 होती है, और यहाँ पर आपकी लगती है K2, और यहाँ पे ये जो होती है सॉरी K-1, दिस वन इज K-1, और यहाँ पे होती है K2 को हम लोग के कैट रिएक्शन भी हम बोलते हैं, दैट इज अ कैटालिटिक रिएक्शन। तो ये जो के कैट होती है, ये आपकी क्या होती है, दिस इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट, नंबर ऑफ सबस्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो दिस इज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टेंट जो एक एंजाइम में कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग के कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, competitive inhibitors affect when enzyme kinetics parameters। ठीक है, Vmax decrease, Km unchanged, Km increase, Vmax unchanged, both Km and Vmax decrease, या दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जब यहाँ पर आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, ये है आपका सबस्ट्रेट, ये है आपका इनहिबिटर, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव होता है एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए। इनहिबिटर्स यहाँ पे आकर जुड़ जाता है, और इनहिबिटर्स क्या कर देता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता, और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अनकॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो यहाँ सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव की पहले बात कर लेते हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, यहाँ पर जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे जाकर इसके साथ इनहिबिटर नहीं करता है, इनहिबिटर्स के साथ यहाँ पर, तो इनहिबिटर क्या करता है, यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एक्टिव साइट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। सबस्ट्रेट के साथ इसने यहाँ पर कंपटीशन नहीं किया, इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड हो गया, वही आपकी नॉन कॉम्पिटिटिव होती है। अनकॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स दोनों ही एक साथ एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड हो जाता है। यहाँ पर एक कॉर्नर साइट होती है जहां पर जाकर आपका इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू द लाइन-वीवर वर्क इक्वेशन, यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करेंगे तो वो क्या करता है, यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट है, Km को इंक्रीज करता है, लेकिन Vmax में कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर लाइन-वीवर वर्क प्लॉट्स की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में Km इंक्रीज होता है, Vmax अनअफेक्टेड रहता है। अनकॉम्पिटिटिव में Km रिड्यूस होता है, Vmax भी रिड्यूस हो जाता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में यहाँ पर आपका Kmax अनअफेक्टेड रहता है और Vmax यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज Tay-Sachs डिसीज। तो ये कौन से किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, हेक्सोअमाइनिडेज ए, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, अराइल सल्फेटेज, या स्पाइंगोमाइलिनेज। करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज हेक्सोअमाइनोसाइडेज ए। अलग अलग टाइप की डिसीजेस होती है अलग अलग एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से। मेनली अगर जो मेन है वो आपकी टैक्स-गॉस है, नाइमिन-पिक है जो आपकी स्पाइंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और सेंड-ऑफ है जो आपकी हेक्सोअमाइडेज ए और बी की डेफिशिएंसी की वजह से। तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द लाइन-वीवर वर्क प्लॉट इज यूज्ड टू, लाइन-वीवर वर्क प्लॉट क्यों यूज किया जाता है, एंजाइम मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए, Km और Vmax की कैलकुलेट करने के लिए, या एंजाइम इनहिबिशन को मेजर करने के लिए हीट के थ्रू, या एंजाइम आइसोफॉर्म को सेपरेट करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यस, डिटरमाइन करता है एंजाइम मॉलिक्यूलर के वेट को। सो बी सॉरी नो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, Vmax और Km कैलकुलेट करने का ये काम करता है। तो जब V0 यहाँ पे प्लॉट किया जाता है तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है, Vmax अचीव हो जा पाता है, और इसी की वजह से यहाँ पे Vmax और Km की वैल्यू कैलकुलेट हो जा पाती है। तो लाइन-वीवर वर्क प्लॉट क्यों आया, क्योंकि माइकलिस-मेंटन इक्वेशन में कई सारे यहाँ पे डिसएडवांटेज थे, और डिसएडवांटेज को यहाँ पर कंफर्म रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन-वीवर वर्क प्लॉट आया, क्योंकि हम लोग वहां पर जो आपका हाइपरबोलिक कर्व आ रहा था उसको कैलकुलेट करने में हमें डिफिकल्टी हो रही थी। दैट्स वाई यहाँ पर आपको लाइन-वीवर वर्क प्लॉट दिया गया, जिसमें सिंगल लाइन में हमें Vmax और Km की वैल्यू कैलकुलेट कर पाना इजी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, so the last question of this session, which enzyme deficiency is associated with phenylketonuria? तो ऑप्शन है टायरोसाइनेज, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, या ट्रिप्टोफाइनेज। ये करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे तो फिनाइलकीटोन्यूरिया की डेफिशिएंसी की वजह फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाता है किसी डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज
एंजाइम है यहाँ पे आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो यहाँ पे करेक्ट बहुत सारी डिसीजेज हैं, बहुत सारे एंजाइम की डेफिशिएंसी है जो आपको यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा टोडेक्सो अकेडमी जो आप सभी के लिए इनिशिएटिव ले रहा है उसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि संकल्प टेस्ट सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, डेली प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है, मॉक टेस्ट डेली होते हैं। कैसे करना है, डाउनलोड करना है टोडेक्सो अकेडमी के ऐप को, उसके बाद प्लस आइकन पर जाना है, बैच कोड यहाँ पे एंटर करना है रजिस्टर टेस्ट प्रो, उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम एलिजिबल कर लेंगे तो आप डेली एलिजिबल हो जाओगे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने के लिए। इसके अलावा आप हमारे जितने भी चैंपियंस हैं उनके रिजल्ट को देख सकते हैं, यूकेपीएससी, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर, आरआरबी। इसके अलावा अगर किसी को महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर दैट इज स्वराज सीरीज जो हमारी चल रही है यूट्यूब पे, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अलावा किसी को फुल थ्योरी यहाँ पर डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है तो वो शौर्य बैच के साथ जुड़ सकता है। महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर का सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ये आपको मिल रहा है पूरा बैच, ठीक है। इसके अलावा किसी को हरियाणा फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो वो हरियाणा फार्मासिस्ट बैच को ज्वाइन कर सकता है। आरआरबी की प्रिपरेशन करें तो विजय बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। गुजरात फार्मासिस्ट के लिए किसी को प्रिपरेशन करनी है तो 999 रुपीज में GSSB बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। राम मनोहर लोहिया की जो फार्मासिस्ट वैकेंसी आई है अगर उसकी डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है तो जिसमें आपको फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों चीजें कवर है, उनको आप लोग डेडिकेटेड तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंटरव्यू सेशन भी दे सकते हैं जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया पे पेजेस हैं उन पे आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जो आप लाइव देख रहे हैं यहाँ पे उसको फॉलो कर दीजिए क्योंकि डेली लाइव देखने को मिलता है आपको। ओपन एमसीक्यू टोडेक्सो अकेडमी जहाँ पर आपको डेली एमसीक्यूज कराए जाते हैं। ओपन जॉब्स यहाँ पर डेली आपको जॉब्स अपडेट दिए जाते हैं। टोडेक्सो फार्मा, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म के प्रिपरेशन के लिए सेमेस्टर बेस को तैयारी करनी है। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो आप सभी को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे मोर वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए टोडेक्सो अकेडमी को। थैंक यू।